नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ NTA UGC नेट पेपर 1 शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता KVS मदान की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 8 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT की क्लासेस चल रही थी दोस्तों, जिसमें आज ये भाग 6 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके दोस्तों। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों, ओके। और जिन लोगों को लगता है वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं दोस्तों, तो वो प्लीज़ अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है दोस्तों आपके माध्यम के अनुसार प्राप्त हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT में भाग 6 उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले। आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, और इसी के संग हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले। डिजिटल क्रांति ने उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। भारत सरकार ने देश में स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी जैसे कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। UGC ने स्वयं भी कई ऐसे दीर्घकालिक प्रयास किए हैं दोस्तों। ठीक है, आगे है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का लक्ष्य वर्ष 2020 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 30% तक ले जाना है। सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन दोनों की आवश्यकता है। आगे, निम्नलिखित कारकों के कारण प्रौद्योगिकी का उपयोग अत्यावश्यक हो जाता है। पहला, शिक्षा को अल्पव्ययी बनाना। दूसरा, उच्च गुणवत्ता। तीसरा, शिक्षा का समावेशी होना, विशेष रूप से ग्रामीण, शहरी और लिंग पूर्वाग्रह जैसे विषयों के लिए। नंबर 4, रोजगार उपलब्ध करवाना। नंबर 5, इंटरनेट की सुविधा। नंबर 6 दोस्तों, स्मार्टफोन की उपलब्धि। नंबर 7 है अकुशलता को कम करना, जैसा कौशल भारत मिशन के द्वारा। आगे है दोस्तों हमारा स्वयं और स्वयं प्रभा, इसे हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। भारत के पूर्व माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 2 डिजिटल शिक्षा पहलों स्वयं और स्वयं प्रभा का 9 जुलाई 2017 को उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति जी ने कहा, डिजिटल टेक्नोलॉजी से अच्छे शिक्षक बड़ी संख्या में छात्रों को सीधे सिखाने के योग्य हैं। जो छात्र शारीरिक रूप से कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, वह घर पर ही पढ़ाई कर सकेंगे। ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समाधान एक इंटरैक्टिव लर्निंग का अनुभव प्रदान करते हैं, जिससे देश के दूर दराज के इलाकों के छात्रों को शीर्ष शिक्षकों के व्याख्यान से फ़ायदा हो सकता है। स्वयं और स्वयं प्रभा के अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2 अन्य पहलुओं की शुरुआत की। ये पहल राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी NAD और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी NDL द्वारा की गई है। आगे देखते हैं। पहला है स्वयं कक्षाएं। स्वयं एक प्रकार से मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का भारतीय रूपांतर है। इसके अंतर्गत शैक्षणिक पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं और डिजिटल कक्षाओं के माध्यम से छात्रों तक पहुंचा जा सकता है। इसमें देश का कोई भी व्यक्ति पंजीकरण कराकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यदि कोई छात्र स्वयं की पहल के माध्यम से प्रमाणीकरण चाहता है तो कम शुल्क पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल के माध्यम से समग्र अध्ययन सामग्री और कक्षा में
हुए परीक्षण के वीडियो को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। स्वयं योजना के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर से स्नातक स्तर तक का पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आगे है स्वयं प्रभा, दूसरा नंबर। स्वयं प्रभा प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट टू होम, सीधे आपके घर सुविधा है। इसका अर्थ है कि दोस्तों, एक सेकेंड, इसका अर्थ है कि कक्षा के व्याख्यान और अनुभव को 32 डिजिटल शैक्षिक टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से सीधे इच्छुक छात्रों तक उपलब्ध कराया जाएगा। यह चैनल अब HRD मंत्रालय द्वारा चलाए जाएंगे। इन चैनलों को डिश एंटीना और टेलीविज़न द्वारा कोई भी व्यक्ति देख सकता है। इस चैनलों पर नई शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी जो प्रत्येक दिन कम से कम 4 घंटे प्रसारित होगी। किसी कारणवश जो छात्र एक समय इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने से चूक गए हैं, उनके लिए इस कार्यक्रम को दोबारा प्रसारित किया जाएगा दोस्तों, ठीक, दोबारा प्रसारित किया जाएगा। आगे, स्वयं प्रभा योजना कक्षा 10 के स्तर से लेकर IIT तक के प्रारंभिक पाठ्यक्रमों को कवर करेगी। यह पहल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता के बंटवारे की खाई को भरने में सहायता करेगी। इस परिकल्पना को पूरा करने का कार्य भास्कराचार्य सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर और जियो इन्फॉर्मेटिक्स BISAG गांधीनगर और ECIL हैदराबाद की सक्रिय भागीदारी के साथ 3 महीने के भीतर ही पूरा हो गया। पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा में कला, विज्ञान, व्यापार, कला प्रदर्शन, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विषयों, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, कानून, दवा और कृषि से संबंधित विषय होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है प्रारंभ में कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा में दिए जा रहे हैं, देना चाहिए, दिखाना एक ही चीज़ है। लेकिन कुछ समय के बाद सरकार क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रमों का शुभारंभ भी करेगी। छात्रों की स्वयं प्रभा योजना से सहायता की जा रही है। तस्वीरें, वीडियो और विषय विशेषज्ञों के द्वारा इंटरैक्टिव अध्ययन दिया जाएगा। आगे दोस्तों, सामग्री देखने के बाद छात्र को एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अपने संदेह स्पष्ट कर सकते हैं। मंत्रालय ने विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की है। इन विशेषज्ञों के द्वारा अध्ययन सामग्री का चयन किया जाएगा। विषय विशेषज्ञों की सहायता से छात्र अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर पाएंगे। नंबर 3 पॉइंट है NAD नेट भी एक है दोस्तों। आइए देखते हैं, नेट देखते हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा पॉज करना पड़ा क्योंकि बाहरी साउंड थी, इस वजह से। चलिए, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी नेट, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी योजना अभी शुरू की गई है। यह एक डिजिटल बैंक है जिसका उपयोग शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शैक्षिक डिग्री, प्रमाण पत्र और देश भर के उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले डिप्लोमा को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। इसमें इन प्रमाण पत्रों को आगे खोने का डर भी नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो गुम भी नहीं होगा, खोने का डर भी नहीं होगा। इस डिपॉजिटरी के उपयोग से छात्रों और प्रमाण पत्र धारकों के साथ शैक्षणिक संस्थानों तथा भावी नियोक्ताओं के द्वारा किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के सत्यापन और प्रमाणीकरण में तेजी और आसानी होगी। इसके साथ ही फर्जी डिग्रियों
और प्रमाण पत्रों के सत्यापन की समस्या से निजात मिल जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी से HRD मंत्रालय मानव विकास मंत्रालय की फर्जी डिग्री और विश्वविद्यालयों के बारे में बढ़ती चिंताओं को हल करने की उम्मीद है। इस प्रकार कर्मचारियों, शैक्षिक संस्थानों और छात्रों को सहायता मिलेगी। नंबर 4 है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDL। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDL एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है। यह देश में किसी को भी 70 लाख से ज़्यादा किताबों तक पहुंचाने में मदद करेगी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में किताबें स्कैन करके अपलोड की गई हैं। यह भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन लाइब्रेरी है। इसमें काफ़ी उपयोगी और मनोरंजक किताबें पढ़ी जा सकेंगी। स्वयं और स्वयं प्रभा के अलावा कुछ और ऐसी पहलों का वर्णन यहाँ किया गया है। आगे नंबर 5वां है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन ICT के माध्यम से इसमें देखते हैं 5वां नंबर में, यह केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका प्रयोजन सकल नामांकन दर में 5% की वृद्धि का भी रहा है। यह 2 प्रकार से उपयोगी है। पहला, संयोजकता उपलब्ध कराना, दूसरा अंतर वस्तु विषय निर्माण कराना। आगे डिजिटल विभाजन यानी शहरी और ग्रामीण अध्यापकों या शिक्षुओं के बीच कौशल के अंतर को कम करने की इच्छा उद्देश्य रहा है। इसकी योजना में निम्न पक्ष आते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों निम्न पक्ष आते हैं। पहला, ई-लर्निंग के लिए समुचित शिक्षण शास्त्र पर अध्ययन देना। दूसरा, आभासी प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रयोग करने की सुविधा देना। तीसरा, ऑनलाइन परीक्षण और सत्यापन। चौथा, ऑनलाइन शिक्षकों की उपलब्धता। 5वां दोस्तों, उपलब्ध शिक्षा उपग्रह EduSat और डायरेक्ट टू होम DTH का उपयोग। नंबर 6वां पॉइंट है दोस्तों, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांसिंग लर्निंग NPTEL। 7, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की और गुवाहाटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर द्वारा शुरू और नियंत्रित की गई परियोजना है। यह भारत सरकार के MHRD द्वारा वित्त पोषित परियोजना है, जो सभी के लिए मल्टीमीडिया और वेब प्रौद्योगिकी आधारित लर्निंग को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए है। वर्तमान में 940 से अधिक पाठ्यक्रम वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं। http://nptel.ac.in देखने और डाउनलोड करने के लिए NPTEL ने प्रमाणन के साथ खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। पाठ्यक्रम नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं और उपलब्ध हैं। http://onlinecourses.nptel.ac.in है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारा पाठ्यक्रम के अंत में, वही 6वां पॉइंट में, पाठ्यक्रम के अंत में एक प्रमाणन परीक्षा यानी वैकल्पिक विशिष्ट केंद्रों पर विशिष्ट तिथियों पर आयोजित की जाती है। IIT से प्रमाण पत्र उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो परीक्षा के लिए पंजीकरण करते हैं और उपस्थित होते हैं। इन परीक्षाओं में छात्रवृत्ति और SSC
या एसटी उम्मीदवारों के लिए आंशिक शुल्क माफ़ी की सुविधा के साथ नाममात्र शुल्क है। अतः यह बहुत हर्ष का विषय है कि अब इस संस्थान ने कुछ NPTEL स्थानीय अध्यायों को भी मंजूरी दी है। यह छात्रों और संकायों को NPTEL सामग्री का बेहतर उपयोग करने, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करेंगे। इससे समाज और देश का भी उत्थान होगा। नंबर 7 है दोस्तों ई-शोध सिंधु। ई-शोध सिंधु पहल के माध्यम से 15,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक जर्नल और ई-पुस्तकें सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इस संस्था का निर्माण मानव संसाधन मंत्रालय ने 3 संस्थाओं को मिलाकर किया है। नंबर 1 UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम। नंबर 2 है दोस्तों NLIST नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। तथा तीसरा नंबर है दोस्तों INDEST या AICTE इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी AICTE। ठीक है, इस डिजिटल विधि का उपयोग दुनिया में सबसे अच्छे शिक्षा संस्थानों तक पहुंच की अनुमति देता है। योजना को इन्फ्लिबनेट गांधीनगर गुजरात लागू कर रहा है। नंबर 8 है दोस्तों वर्चुअल या आभासी लैब्स और उनके कुछ परिष्कृत उपकरणों का प्रयोग भौतिक दूरी, वित्त और अन्य संसाधनों की कमी के कारण अधूरा रह सकता है। वेब आधारित और वीडियो आधारित पाठ्यक्रम कुछ सीमा तक अच्छे शिक्षक की कमी को भी पूरा करते हैं। वे दूरस्थ प्रयोग के माध्यम से बुनियादी और उन्नत अवधारणाओं का अधिगम भी करवाते हैं। इससे कुछ उपकरणों को डिज़ाइन करना भी संभव हो पाता है दोस्तों। ठीक है, आगे है संभव हो पाता है। इंटरनेट आधारित प्रयोग आगे संसाधनों पर उपयोग के ज्ञान सॉफ्टवेयर और वेब पर उपलब्ध डेटा के इस्तेमाल की अनुमति देता है। इससे कुशल प्रयोगों को प्रोत्साहित करने के अलावा समय की भी बचत होती है। ठीक है, नंबर 9 है दोस्तों, नंबर 9 देख लेते हैं ई यंत्र। नंबर 9 पॉइंट ई यंत्र। यह EMEICT की पहल है जिसका नाम ई यंत्र रखा गया है। यहाँ पर रोबोटिक्स का प्रयोग छात्रों की इंजीनियरिंग शिक्षा में प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसके लिए गणित, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग सिद्धांतों के रोमांचक कौशल की आवश्यकता होती है। ई यंत्र ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाता है जो शिक्षकों को प्रशिक्षित करने पर आधारित होते हैं। इसमें IITB द्वारा विकसित कोर कौशल देखे जा सकते हैं। सभी परियोजनाएं और कोड मुक्त स्रोत की सामग्री के रूप में ई यंत्र www.eyantra.org पर उपलब्ध है, ऑर्गेनाइजेशन पर उपलब्ध है। नंबर 10 दोस्तों कैंपस कनेक्टिविटी। EMEICT के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को 1 Gbps बैंडविड्थ संयोजकता कनेक्टिविटी और कॉलेजों को भी एक निश्चित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का प्रावधान किया गया है। MHRD ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालयों के परिसरों को 1 Gbps बैंडविड्थ
के साथ वाईफाई सक्षम बनाया जाएगा। वाईफाई अब सभी IITA, IIM और NIT संस्थानों में उपलब्ध है। आगे नंबर 11 है दोस्तों, शिक्षक से बात करें, टॉक टू अ टीचर। यह IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया तथा ICT के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन की एक पहल है। यह MHRD द्वारा कुछ चुने हुए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश प्रदान करने के लिए वित्त पोषित किया गया है, जिसे IIT बॉम्बे में प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों और विद्वानों द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों, यह अमृता विश्वविद्यालय द्वारा देश भर में संकाय को आभासी कक्षण स्थल वर्चुअल क्लासरूम प्रदान करने के लिए विकसित व्यू सहयोग उपकरण का उपयोग करता है। आगे है, इन पाठ्यक्रमों को एक हेडफोन और इंटरनेट कनेक्शन वाले पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप पर कम बैंडविड्थ पर भी निःशुल्क देखा जा सकता है। नंबर 12 है दोस्तों, ई आचार्य को ICT का समाहित ई कंटेंट पोर्टल, इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल भी कहा जाता है। यह NMEICT ई कंटेंट का आधिकारिक भंडार है। NMEICT के अंतर्गत उत्पादित सारी सामग्री इसके रिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म पर INFILIBNET सेंटर गांधीनगर में रखी जा रही है। इनफिलिप नेट बोल सकते हैं इसे, सेंटर गांधीनगर में रखी जा रही है। डिजिटल सामग्री के संरक्षण के लिए मानक मेटा डेटा स्कीम द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अधिकतर सामग्री NCERT द्वारा प्रदान की जाती है। नंबर 13 है दोस्तों, ई कल्प क्या है? MHRD या NMEICT की पहल पर आधारित है। यह भारत में डिज़ाइन के लिए डिजिटल लर्निंग पर्यावरण बनाता है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है नंबर, डिज़ाइन पर ई लर्निंग कार्यक्रम और डिजिटल ऑनलाइन सामग्री। दूसरा है दोस्तों, शिल्प क्षेत्र सहित डिजिटल डिज़ाइन संसाधन डेटाबेस। नंबर C है, डिज़ाइन के लिए सहयोगी लर्निंग स्पेस के साथ हायर लर्निंग के लिए सोशल नेटवर्किंग। नंबर D है दोस्तों, या नंबर 4, ICT के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन के उत्पादों के लिए डिज़ाइन। ठीक है, आगे है नंबर 14 दोस्तों, शिक्षा के लिए निःशुल्क और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर FOSSEE। इसमें मुख्य योगदान IIT बॉम्बे का है। FOSSEE इन निर्देशात्मक सामग्री जैसे कि मौखिक शिक्षण, पाठ्य पुस्तक, अभिज्ञता अवेयरनेस कार्यक्रम, सम्मेलन, प्रशिक्षण, कार्यशाला आदि के माध्यम से प्रदान करता है। टेक्स्ट बुक कलेक्शन TBC भी एक ऐसा पाठ्य पुस्तक कोड पर आधारित कार्यक्रम है। कुछ TBC कोड क्लाउड पर आधारित भी है। आगे नंबर 15, ई विद्वान। यह इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क से संबंधित है तथा NMEICT से इसको वित्तीय सहायता के साथ विशेषज्ञ डेटाबेस और राष्ट्रीय शोधकर्ता आदि के रूप में सहायता मिलती है। ई विद्वान के उद्देश्य निम्न रूप से वर्णित किए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों,
आगे है नंबर 1 15वां में। नंबर 1, भारत और विदेशों में अग्रणी अकादमिक और अनुसंधान एवं विकास संगठनों में काम करने वाले वैज्ञानिकों, शिक्षकों और अनुसंधान वैज्ञानिकों के अकादमिक और अनुसंधान प्रलेख इकट्ठा करना। नंबर 2, देश में सहयोगियों, वित्त पोषण एजेंसियों, नीति निर्माताओं और अनुसंधान विद्वानों को जानकारी प्रदान करवाना। नंबर 3, लेखों और शोध प्रस्तावों की समीक्षा के लिए सहकर्मी समीक्षकों की पहचान करना। नंबर 4, वैज्ञानिकों के बीच सूचना आदान प्रदान और नेटवर्किंग के अवसर पैदा करना। नंबर 16 है केंद्रीय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। NMEICT या MHRD ने IIT दिल्ली को एक शक्तिशाली 24/7 समर्थित डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना प्रदान की है। ऐसी गतिविधियों को NIC या NKN डेटा सेंटर में रखा गया है और क्लाउड भी प्रदान किया जाता है। इनके अलावा डिजिटल से और कुछ दूसरी योजनाएं भी लागू की गई हैं। पहला, साक्षात पोर्टल 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय काल से ही राष्ट्रीय शिक्षा विकास एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। राष्ट्रीय मिशन इस पोर्टल के जरिए प्रत्येक भारतीय को निःशुल्क शिक्षा संबंधित सेवाएं उपलब्ध करवाता रहा है। मिशन की एक दूसरी चुनौती कम लागत वाला एक ऐसा यथोचित एक्सेस उपकरण विकसित करना होगा जिसमें बिजली की भी बहुत कम खपत होगी। साक्षात पोर्टल में शैक्षिक संसाधनों, छात्रवृत्ति, टेस्टिंग, उच्च उपलब्धता और चर्चा यानी संवाद के अवसर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। जानने की इच्छा को ई पुस्तकों, ई पत्रिकाओं, डिजिटल रिपोजिटरी, डिजिटल लाइब्रेरी आदि के माध्यम से पूरा करने के लिए इसमें पर्याप्त सहायता उपलब्ध है। नंबर दूसरा पॉइंट है लेखिका 2007। इसे सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC द्वारा विकसित किया गया। इसमें भारत के सूचना मंत्रालय और इजराइल की FTK टेक्नोलॉजी की भागीदारी है। इस परियोजना का उद्देश्य कंप्यूटर साक्षरता को भारत में जनता तक फैलाना है जो आंग्ल भाषा को नहीं जानते हैं। नंबर 3 है राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और कनेक्टेड डिजिटल NKN एंड कनेक्टेड डिजिटल विज्ञान पाठ्यक्रम और वाईफाई कनेक्टिविटी के सभी छात्रों को डिजिटल परिसरों, वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्षाओं, वायरलेस हॉटस्पॉट, लैपटॉप या डेस्कटॉप प्रदान करने के अलावा 1000 संस्थानों को कवर करने के लिए एक पहल की गई है। नंबर 4 है सेंटर फॉर डिस्टेंस इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोग्राम CDEEP वास्तविक समय के इंटरैक्टिव उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक क्लासरूम इंटरैक्शन प्रोग्राम है। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई द्वारा आरंभ किया गया था। नंबर 5 है दोस्तों एडुसेट के माध्यम से ग्रामीण भारत के बड़े भाग में सैटेलाइट कनेक्टिविटी आई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ऑनलाइन पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए उपग्रह, टीवी और इंटरनेट प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है। नंबर 6 बृहस्पति यह खुला स्रोत ई लर्निंग प्लेटफॉर्म IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। बृहस्पति। नंबर 7 है दोस्तों निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर। इसमें ह्यूजेस ग्लोबल एजुकेशन, मणिपाल, सेंटम लर्निंग, UEI ग्लोबल, शिव नाडार विश्वविद्यालय, प्रमुख केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय
आदि जुड़े हुए हैं, जिनमें अच्छे ICT बुनियादी ढांचे हैं। नंबर 8, ई टेक्स्ट पुस्तक डिजिटलीकरण। ई टेक्स्ट छात्रों के लिए डिजिटल तकनीकों को सीखने के वातावरण को बनाने के लिए पुस्तकों के डिजिटल रिपॉजिटरी के निर्माण की ओर रुझान बढ़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन ICT के माध्यम से शिक्षा के लिए एक नई ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने की योजना है। नंबर 9, मुक्त शिक्षा संसाधन। यह ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, AICTE इंडेस्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संगोष्ठी है। UGC ने कला, मानविकी, प्रौद्योगिकी और विज्ञान जैसे विषयों की पत्रिकाओं और ग्रंथ सूची डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करने के लिए अपनी डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम भी प्रारंभ किया। नंबर 9, वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी VTU ICT के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन UG या PG छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से VTU स्थापित करने के लिए नए शिक्षकों के साथ कठिन मेहनत कर रहा है। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और अन्य संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रीय है। 7 IIT मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, कानपुर, खड़गपुर और रुड़की और IISc NPTEL की सहायता से भारत की पहली आभासी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है। नंबर 10 है दोस्तों, एक सेकेंड, नंबर 10 है ज्ञान दर्शन। 10वां पॉइंट है दोस्तों ज्ञान दर्शन। 2000 में शुरू किया गया ज्ञान दर्शन इग्नू और IIT का संयुक्त प्रयास है। इसमें कई चैनल हैं जो विद्यालय के छात्रों, विश्वविद्यालय के छात्रों और वयस्कों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। पाठ्यक्रमों में इग्नू UGC कंसोर्टियम, क्षमा करिएगा दोस्तों, बाहरी तत्वों के कारण थोड़ा सा साउंड आ गया था, इसलिए पॉज करना पड़ा। कोई नहीं, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। पाठ्यक्रमों में इग्नू UGC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन UGC या CEC और IIT आदि का योगदान है। CEC UGC का एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। नंबर 11 है ज्ञानवाणी। आइए ज्ञानवाणी देखते हैं, ठीक है। यह आवृत्ति मॉड्यूलन रेडियो चैनलों का एक समूह है जो कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। इसमें इग्नू और IIT जैसे संस्थानों का योगदान है। UGC कंट्री वाइड क्लासरूम पहल के अंतर्गत हर दिन ज्ञान दर्शन और दूरदर्शन नेशनल चैनल DD1 पर शिक्षा कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। नंबर 12 है दोस्तों ई ज्ञान कोश, ठीक है। ई ज्ञान कोश, इसको वर्ष 2005 में इग्नू द्वारा डिजिटल शिक्षा के लिए प्रारंभ किया गया। इसमें इग्नू की लगभग 95% मुद्रित सामग्री को डिजिटाइज और रिपॉजिटरी पर अपलोड किया गया है। आगे है 13वां नंबर शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क्स, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क ERNET। इसका प्रचार भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है। यह भारत में शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों को संचार, संरचना और सेवाएं प्रदान करता है। यह इंटरनेट और इंट्रानेट सुविधाएं प्रदान करने के लिए AICTE
आगे AICTE नेट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नेट और UGC इन्फो नेट जैसी नेटवर्किंग परियोजनाएं चला रहा है। ठीक है, आगे नंबर 14 पढ़ेंगे, ग्रिड गरुड़। नंबर 14 है ग्रिड गरुड़, इसी को पढ़ना है ना। यह डाटा और अन्य अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए शैक्षणिक, वैज्ञानिक और अनुसंधान समुदायों को एक साथ लाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय ग्रिड है। ठीक है, यह राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क NKN से जुड़ा है। नंबर 15 है दोस्तों, नंबर 15 है श्रुति दृष्टि। यह मूल रूप से नेत्रहीन महिलाओं के लिए विकसित किया गया महिला सशक्तिकरण VIWE का प्रारूप है। नंबर 16 IIT मद्रास इस संस्था को 996 पाठ्यक्रमों के लिए ई सामग्री विकसित करने का काम सौंपा गया है। ये पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी और प्रबंधन से संबंधित है। नंबर 17 शैक्षिक संचार कंसोर्टियम इसे 87 स्नातक पाठ्यक्रमों UGC के लिए ई सामग्री के निर्माण का काम सौंपा गया है। उपरोक्त के अलावा भी निम्न संसाधनों ने भी कुछ डिजिटल पहले की हैं। IIT खड़गपुर, देखते हैं, IIT खड़गपुर बहुभाषी सामग्री, अन्य कोग्निटिव फैकल्टी पर आधारित सामग्री। आगे जादवपुर विश्वविद्यालय दोस्तों, एक सेकेंड, आगे है जादवपुर विश्वविद्यालय सामग्री का मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन। नंबर है अगला IIT दिल्ली वर्चुअल लेबोरेटरीज, ITBHU वाराणसी अशिक्षितों को उनके दैनिक जीवन में ICT के लाभ। इग्नू है दोस्तों, विषय वस्तु और समन्वय और सुविधा के लिए। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ICT और सुशासन। ठीक है, गवर्नेंस, ICT और सुशासन। शासन प्रणाली में अगर हम ICT जोड़ दे तो उनको सुशासन या ई प्रशासन या ई गवर्नेंस भी कहा जा सकता है। सरकार कई योजनाएं लेकर आ रही है जिनका मूल अधिकार ICT ही है। ऐसा प्राइवेट फर्म में भी हो सकता है, लेकिन हमारी चर्चा सरकार पर आधारित है। सुशासन या ई गवर्नेंस या ई प्रशासन मुख्यतः सरकारी प्रक्रिया के लिए ICT का अनुप्रयोग है। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है क्योंकि सुशासन में कंप्यूटरीकरण सरकारी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रही है। इसका वास्तविक क्षेत्र देश में नीति निर्माण और देश के शासन में नागरिक की भागीदारी को सम्मिलित करता है। कई ऐसे गुण हैं जो इसको परंपरागत शासन से अलग बना देते हैं। यह एक ऐसी सरकार प्रदान करता है जो उत्तरदायी, त्वरित है और सूचना तक पहुंच को बढ़ाती है। आगे है राष्ट्रीय स्तर पर सुशासन को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की है। इंडिया इमेज एक सरकारी पोर्टल है। बहुत परेशान कर रहे हैं दोस्तों ये डॉग लोग, इसलिए रुकना पड़ रहा है। कोई नहीं, फिर से पढ़ते हैं। इंडिया इमेज एक सरकारी पोर्टल है जो बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एजेंसी है जिसे वेब पोर्टल बनाने और बनाए रखने का काम सौंपा जाता है। आगे है सुशासन मुख्य रूप से सरकारी कार्यों
के निर्वहन में आईसीटी के उपयोग को संदर्भित करता है। हालांकि यह केवल सरकारी सेवाओं के वितरण तक सीमित नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे है हमारा यहीं से सुशासन का उद्देश्य शासन में अधिक से अधिक नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। वास्तव में सुशासन के माध्यम से स्मार्ट गवर्नेंस का उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश है। यहाँ हम स्मार्ट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, स्मार्ट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। पहला है एस फॉर सिंपल यानी सरल, क्योंकि कोई विस्तृत प्रक्रिया नहीं है, कोई कागजी काम नहीं है और बार बार सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 है दोस्तों मोरल। मोरल मतलब नैतिक। मोरल मतलब नैतिक। प्रणाली को भ्रष्टाचार और अन्य अनैतिक प्रथाओं से साफ किया जाता है। नंबर 3 है दोस्तों अकाउंटेबल यानी उत्तरदायित्व। चूँकि सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में है, इसलिए सरकार का उत्तरदायित्व अधिक हो जाता है। यहाँ भारत में आरटीआई अधिनियम को जानना भी आवश्यक है। नंबर 4 है दोस्तों रेस्पॉन्सिबल यानी प्रतिक्रिया। आईसीटी के उपयोग के माध्यम से सरकार जनता के साथ नियमित संपर्क में रहकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकती है। नंबर 5 है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी। नंबर 5 ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। कुछ भी रहस्यमय नहीं, सभी कुछ माउस के क्लिक पर उपलब्ध है। यहाँ पर परंपरागत प्रशासन और ई प्रशासन के मध्य अंतर जानने से सुशासन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे है आधार है पारंपरिक प्रशासन है और सुशासन है। आइए देख लेते हैं। आधार में प्रकृति, पारंपरिक प्रशासन में दोस्तों उद्रेचक सेक्रेटिव और सुशासन में पारदर्शक शासन व्यवस्था है। आधार में वर्गीकृत जैसा दोस्तों, पारंपरिक प्रशासन में वर्गीकृत जैसा और सुशासन में है समानांतर प्रसारित होने वाला, हॉरिजॉन्टल प्रसारित होने वाला। ठीक है, आगे आधार में दोस्तों प्रतिक्रिया है। आधार में प्रतिक्रिया, ये लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्षमा करिएगा दोस्तों, इनके तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग आज एडजस्ट कर लेते हैं। प्रतिक्रिया है आधार में। पारंपरिक प्रशासन में दोस्तों निश्चेष्ट और धीरे धीरे चलने, और सुशासन में दोस्तों अग्र सक्रिय प्रोएक्टिव और तीव्र है। आधार में संचार है और पारंपरिक प्रशासन में एक तरफा होता है और सुशासन दोस्तों प्रत्यक्ष और त्वरित है। आगे है ध्यान। आधार में ध्यान है और पारंपरिक प्रशासन में दोस्तों अनुपालन है और दोस्तों हमारा सुशासन में उद्देश्य प्राप्त करना है। ठीक है, ध्यान, अनुपालन और उद्देश्य प्राप्त करना। आगे सुशासन के कुछ मुख्य घटक हैं जिससे हमें संबंधित पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहला सरकारी नागरिक इंटरफेस, दूसरा सरकार इंटरफेस, तीसरा सरकारी व्यवसाय इंटरफेस, चौथा सरकारी कर्मचारी इंटरफेस, पांचवा सरकारी सोसाइटी इंटरफेस। आगे दोस्तों आईसीटी को भारत सरकार ने सरकारी ढांचे में तेजी से संस्थागत सुधार लाने के लिए एक उत्प्रेरक और इससे वंचित जनता तक पहुंचने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में स्वीकार किया है। केंद्र सरकार ने सुशासन के उचित कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय सुशासन या ई गवर्नेंस एक्शन प्लान तैयार किया है। विभिन्न राज्यों ने भी सुशासन से संबंधित कार्यक्रम शुरू किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा राष्ट्रीय स्तर पर सुशासन को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की है। इंडिया इमेज एक सरकारी पोर्टल है जो बहुत सारी जानकारी देता है।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एजेंसी है जिसे वेब पोर्टल बनाने और बनाए रखने का काम सौंपा जाता है। सुशासन के लिए तर्क एक प्रदान करने की क्षमता है सरकार प्रदान करने की क्षमता है जो कुशल, उत्तरदायी और भ्रष्टाचार मुक्त है। यह नीति निर्माण और सूचना साझाकरण में नागरिक की भूमिका बढ़ाकर लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाता है। आगे है सुशासन के मुख्य लाभ है। आइए देखते हैं। पहला, प्रशासनिक प्रक्रियाओं का स्वचालन। दूसरा, कार्यबल में कमी। तीसरा, बेहतर सेवा वितरण। चौथा, तकनीकी और सहायक भूमिका। पांचवा, पारदर्शिता। छठवां, आर्थिक और सामाजिक विकास। सातवां, प्रशासनिक संस्कृति में बदलाव। आगे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ईस्वी गवर्नेंस के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा प्रदान करना है। हालांकि यह अधिनियम साइबर दुनिया से संबंधित विभिन्न मुद्दों से संबंधित है, लेकिन इसका एक उद्देश्य सरकार के साथ लेन देन को कानूनी मान्यता प्रदान करके सुशासन को बढ़ावा देना है। अधिनियम की धारा 6 में सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग का प्रावधान है। सुशासन मुख्य रूप से एक सेकंड दोस्तों सुशासन मुख्य रूप से सरकारी कार्यों के निर्वहन में आईसीटी के उपयोग को संदर्भित करता है। हालांकि यह केवल सरकारी सेवाओं के वितरण तक सीमित नहीं है। ठीक है, आगे है सुशासन को लागू करने में आने वाली चुनौतियां हैं। पहला, संसाधनों की कमी। दूसरा, बुनियादी ढांचे की कमी। तीसरा, डिजिटल डिवाइड। चौथा दोस्तों, स्थानीय भाषाओं में प्रासंगिक सूचना का अभाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है 5वां नंबर, सुशासन क्षमता का निर्माण। छठवां, साइबर स्पेस में सुरक्षा मुद्दे। 7वां, अनिच्छुक नौकरशाही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी की स्थापना की है, जो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच और सुशासन सहायता प्रदान करने के लिए विशेष निकाय है। लगभग सभी सरकारी विभाग अब वेब उपस्थिति बनाए रखते हैं। आगे है केंद्रीय स्तर द्वारा लागू की गई कुछ परियोजनाओं की सूची निम्नलिखित रूप में दी गई है। पहला, इंडिया इमेज, भारत सरकार का पोर्टल। दूसरा, कृषि विपणन सूचना नेटवर्क, एजी मार्कनेट। तीसरा, सेंट्रल पासपोर्ट सिस्टम, सीपीएस। चौथा, सामुदायिक सूचना केंद्र, सीआईसी। पांचवा है दोस्तों, कंप्यूटरीकृत ग्रामीण सूचना प्रणाली परियोजना, CRISP। आगे है राज्य सरकारों ने या उनके सहयोग से भी बहुत सारे ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट स्थापित किए गए हैं। कुछ का नाम यहाँ दिया गया है। पहला, भूमि। दूसरा, ई सेवा। तीसरा, फ्रेंड्स। एक सेकंड क्षमा करिएगा दोस्तों, बाहर के साथ साथ घर वाली भी भौंकने लगी। हम लोग कहाँ थे? नंबर 3 पॉइंट, फ्रेंड्स फास्ट, F फॉर फास्ट, R फॉर रिलायबल, I फॉर इंस्टेंट, E फॉर एफिशिएंट, N फॉर नेटवर्क, फॉर द डिस्टर्बमेंट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये फ्रेंड्स का दोस्तों फुल फॉर्म था। आगे नंबर 4, ज्ञान दूत, कम खर्च पर सतत विकासशील समाजाधारित जिलाधार मध्य प्रदेश के लिए है ज्ञान दूत। नंबर 5 है दोस्तों,
ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत परेशान हो गए दोस्तों, क्षमा करिएगा। आप ही लोग देख लीजिए, अब क्या कर सकते हैं। क्षमा करिएगा दोस्तों, डॉग लोग थोड़ा भौंक रहे थे, इस वजह से दिक्कत हुआ। कोई नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे और इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। नंबर 5 है दोस्तों लोकमित, यानी इंटीग्रेटेड सिटीजन सर्विस सेंटर या ई कियोस्क ICSC। नंबर 6 है दोस्तों फास्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑटोमेटेड। नंबर 7 है दोस्तों मुद्रा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टूवर्ड्स डिजिटल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 8 है दोस्तों खजाने ऑनलाइन ट्रेजरी सिस्टम खजाने। नंबर 9 है ग्राम संपर्क ICT द्वारा स्थापित है ग्राम संपर्क। नंबर 10 है दोस्तों ई चौपान, ठीक है, ई चौपान ICT द्वारा स्थापित सप्लाई चेन सिस्टम है, ठीक है, ई चौपान। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ICT का जो है चैप्टर यहाँ समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों चैप्टर नंबर 9 या तो चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो में जो भी गलती वगैरह हुआ होगा और जो भी प्राणी वीडियो में दोस्तों आप लोगों को डिस्टर्ब किए होंगे तो प्लीज़ उसको संसार का एक मूल्य रत्न मानकर माफ़ कर दीजिएगा और थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर उनके पास समझ होती तो हमारे इंसानों में और उनके में क्या फ़र्क होता, तो प्लीज़ आप उनको माफ़ कर दीजिएगा दिल से, ठीक है। और थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक, एक बार नहीं तो 2 बार पढ़िएगा, 2 बार नहीं तो 3 बार पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, खूब पढ़ते रहिए दोस्तों, खूब बढ़ते रहिए। बाय बाय, ICT फिनिश।